गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग आज हेडिंग देख रहे होंगे, चंपारण सत्याग्रह। तो कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ दिनों से बहुत व्यस्तता थी और मेरा तबीयत भी खराब था। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, चंपारण सत्याग्रह। अगर आप बीपीएससी का स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री पढ़ते होंगे या कोई भी सिविल सर्विस वगैरह का तैयारी करते होंगे तो चंपारण सत्याग्रह हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा। तो बात किया जाए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, तो कुछ बातें इससे पहले हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो बात किया जाए चंपारण सत्याग्रह की, तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो हिस्ट्री का जो बीपीएससी के लिए खास करके इम्पोर्टेंट मेंस का टॉपिक है, खास करके उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने शायद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद शेड्यूल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी के लिए, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाले बहुत सारे वीडियो में हम लोग जो भी पढ़ना था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो चंपारण सत्याग्रह। तो ये बातें आप लोग को बतानी जरूरी थी। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि पॉलिटी का वीडियो भी लाने का मैं कोशिश करूंगा। और तो सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को पीटी का भी बहुत सारा फैक्ट हम लोग को मिल जाता है। तो जो पीटी का फैक्ट मिलेगा उसको ध्यान में रखना। बाकी मेंस में कैसे आंसर लिखना है नहीं लिखना है उसके बारे में हम लोग को देखना है। दूसरी चीज ये है कि आप पीटी का कितना भी तैयारी कर लें और पूरा फैक्ट वगैरह रखते रहें, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप पीटी का अगर जो सिर्फ तैयारी करते रहेंगे तो आप एक दरोगा का कैंडिडेट बन के रह जाएंगे और सिर्फ आपको फैक्ट याद होगा। लेकिन मेंस पढ़ना जरूरी है। अगर जो आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो मेंस पढ़ना जरूरी है। और मेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप ये बात को समझना होगा आप लोग को कि आप देखिए कि आप कितना भी फैक्ट रख लीजिए। जब आप मेंस का तैयारी करते हैं और उसको पढ़ते हैं, आप फेल हो जाइए उससे कोई मतलब नहीं है। पीटी 5 बार फेल हो जाइए, 4 बार फेल हो जाइए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेंस का तैयारी लगातार होता ही रहना चाहिए। लेकिन अगर जो आपका एक बार भी पीटी निकला तो आप मेंस निकाल लेंगे, और जब मेंस निकाल लेंगे तो आप अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए मेंस का तैयारी बिल्कुल साथ साथ में चलना चाहिए। और मेंस का तैयारी करने से सिर्फ आप अधिकारी नहीं बनते हैं, आपके व्यक्तित्व में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, आपका पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ठीक है, इसलिए मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके सिविल सर्विस का जो तैयारी करते हैं, आप देखिएगा कि आप जब मेंस स्पेशली पढ़ रहे हैं, पीटी तो साथ में पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अगर जो आप मेंस मन से पढ़ रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा, आपका बोलने चलने में बदलाव आएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में ये काम आएगा। मतलब अगर आप सफल हो या ना हो, लेकिन आपको कभी अपॉर्चुनिटी का कमी नहीं रहे। ठीक है, इसलिए मेंस पढ़ना जरूरी है, बुक पढ़ना जरूरी है अगर आप सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं तो। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अब थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। मैं जो बोलूंगा उस पर भी ध्यान देना है, अब बोर्ड पे जो भी चीजें लिखी हुई है उस पर भी ध्यान देना है। क्लियर? ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख नहीं पाता क्योंकि जगह नहीं होती है, और जो भी चीजें लिखी हुई है उससे कंफ्यूज नहीं करना है, वो समझाना मेरा काम है, मैं समझा दूंगा आप लोग को। ठीक, तो चंपारण सत्याग्रह की अगर जो बात करें तो 1917 में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के बारे में कि चंपारण कहाँ है, बिहार में है। तो ऐसे भी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो गांधी जी नाम है। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप देखिए, थोड़ा पीछे चलिए, 1915 में गांधी जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ से आते हैं, तो साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं, इंडिया आते हैं। तो 1991 में गांधी जी या 93 में गांधी जी कहाँ जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो वहाँ किसी व्यापारी का उनको क्या लड़ना था, केस लड़ना था, वो वकील थे पेशे से, तो वहाँ जाके केस लड़ते हैं। फिर डायरेक्ट कब आते हैं, 1915। तो ऐसा नहीं कि 1915 वो आए भारत, मतलब परमानेंटली भारत
में अगर जो रहने आए हैं तो 1915 से हैं, उससे पहले भी 2-3 बार वो भारत आ चुके थे। ठीक है, तो कब आते हैं? 9 जनवरी 1915, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। तो हर साल मनाया जाता, सॉरी 2 साल में एक बार मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। ठीक है, ये देखिए आपका करंट का है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ आते हैं। 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। इस बार कहाँ मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1915 में गांधी जी यहाँ आते हैं। तो उनके गुरु कौन होते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले। वो उनको ये हिदायत देते हैं और ये बोलते हैं उनको, गांधी जी को, कि सबसे पहले तुम अपना कान ये कान भी बंद कर लो, आँख भी बंद कर लो, मतलब सिर्फ क्या करो कि 1 साल पूरे भारत का भ्रमण करो और भ्रमण करके देखो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो आप देखिएगा गांधी जी का 1915 से लेकर 1916 तक कोई एक्टिविटी नहीं होता। तो बात ये होती है कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होते रहती है कांग्रेस के द्वारा, और लखनऊ अधिवेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है 1916 वाला। उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम है अंबिका चरण मजमूदार। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? तो अंबिका चरण मजमूदार 1916 में। तो जब अंबिका चरण मजमूदार उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं तो उसी दौरान गांधी जी भी क्या करते हैं? उस कांग्रेस के अधिवेशन में बैठे हुए रहते हैं, उसमें भाग लेते हैं। तो उसी दौरान 2 व्यक्ति का नाम आता है, राजकुमार शुक्ल और संत राउत। ठीक है, संत राउत ये दोनों क्या करते हैं? गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को ये अवगत कराते हैं कि आखिर चंपारण में हो क्या रहा है। चंपारण में, जो बिहार में चंपारण है, उसमें आखिर क्या स्थिति है, वहाँ किसानों की स्थिति क्या है, किस तरह से इंडिगो प्लांटर्स जो होते हैं किसानों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बात गांधी जी को बताया जाता है। अच्छा ये बताइए कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं और तुरंत ये दोनों उनसे ही मिलने के लिए चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता? कि गांधी जी का जो इम्पोर्टेंस था ना, वो साउथ अफ्रीका में देखा जा चुका था। क्योंकि गांधी जी क्या थे कि साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे? तो बहुत तरह के सत्याग्रह और बहुत तरह के आंदोलन, खास करके कॉलोनियल पावर के विरुद्ध में वो कर चुके थे। तो इसलिए जब वो भारत आते हैं तो उनका इज्जत और उनका ऑरा, और कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज उनका गैस जो होता है वो बहुत हाई रहता है। तो इससे पहले ही उनका गैस बन चुका था। तो जब वो भारत आते हैं 1915 में, तो 1915 में आते ही उनको अंग्रेज क्या करते हैं? कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करते हैं। तो कैसरे हिंद की उपाधि से उनको सम्मानित करते हैं। तो उनका जो गैस था, उनका जो ऑरा था, वो तो बिल्कुल फैल चुका था। सारे लोग जानते थे कि गांधी इज इंपॉर्टेंट पर्सन। तो गांधी जब आते हैं तो फिर ये दोनों क्या करते हैं? गांधी जी को ये सारे चंपारण के बारे में, जो भी वहाँ कंडीशन थी उसके बारे में गांधी जी को अवगत करवाते हैं। तो ये होगा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले कम से कम ये दिमाग में होना चाहिए कि क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसे गांधी जी को चुना गया, क्या ये होना चाहिए। तब जाके आप मेंस में ये सारा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो चंपारण एक जगह है, कहाँ जगह है? तो भारत में, बिहार में एक जगह है। तो बिहार में जगह है तो चंपारण आप देख रहे हैं। आज एक वेस्ट चंपारण आपको देखने को मिलेगा, एक ईस्ट चंपारण देखने को मिलेगा। अभी दो डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। उस समय 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं था, एक ही डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन तो वैसे मैं लिखना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोग के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि चंपारण सत्याग्रह हैज ए यूनिक इम्पोर्टेंस। आप इंट्रोडक्शन जब भी लिखेंगे तो आप पहले उस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे। आप जब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन किस प्रकार से लिखा जाता है। उसमें बहुत बड़ा 30 मार्क का, मतलब बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप पूछते पूछते मर जाइएगा किसी से कि किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरह से कंक्लूजन लिखना है, आपको कोई बताने वाला नहीं। अगर जो बताता है भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन की बात किया जाए तो चंपारण सत्याग्रह यूनिक इम्पोर्टेंस, बिल्कुल सही बात है कि चंपारण सत्याग्रह का एक, कह सकते हैं कि सारे आंदोलनों में अगर देखा जाए तो चंपारण का एक बहुत ही यूनिक इम्पोर्टेंस है भारत में। क्योंकि गांधी जो थे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह से ही अपना जर्नी को स्टार्ट करने किए थे। ठीक है, इन 1917
आफ्टर ही रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो जब वो साउथ अफ्रीका से रिटर्न करते हैं 1915 में, फिर भारत आते हैं। भारत में 1 साल पहले उनको गोपाल कृष्ण गोखले क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तुमको भारत में घूमना है, सारी चीज़ों को देखना है, बोलना कुछ भी नहीं है, बस महसूस करना है। और 1917 में क्या करते हैं गांधी जी, चंपारण सत्याग्रह में भाग लेते हैं। चूज इट एज ए सत्याग्रह, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया कि इस चंपारण का जो मुद्दा था उसको किस तरह से चूज किया, सत्याग्रह, ठीक है। यूज इट एज ए मास मूवमेंट। तो भारत में सबसे बड़ा, सबसे पहले अगर जो कोई मास मूवमेंट की बात किया जाए तो 1905 में एक बंगाल विभाजन के दौरान मास मूवमेंट हुआ था, लेकिन इस प्रकार का मास मूवमेंट वो नहीं था जिस तरह से चंपारण वाला सत्याग्रह का मास मूवमेंट था। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है। मूवमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। मैं सारे पॉइंट को डिस्कस करते जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए, फिर आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं, या आप अपने बुक से पढ़ना चाहते हैं या आपके पास जो नोट्स हैं जब आप उससे पढ़ेंगे तो आपको फिर पढ़ने में और समझने में और लिखने में आसानी होगी। मूवमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। किसका कर रहे थे, तो फार्मर का कर रहे थे। फार्मर का कैसे कर रहे थे, तो आप देखिएगा कि चंपारण में क्या था कि फार्मर लोगों को, किसानों को क्या किया गया था कि एक वहाँ सिस्टम था, 3 कठिया सिस्टम, मतलब 3/20। 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है और 20 कट्ठे में 3 कट्ठे में आपको क्या करना है, इंडिगो ही उगाना है। क्या करना है, इंडिगो ही उगाना है। इंडिगो से क्या होता था कि डाई बनता था। डाई किसको बोला जाता था, तो डाई एक प्रकार का कलर होता था और कह सकते हैं विश्व मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में उसका मांग बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, भारतीय लोगों को जबरदस्ती इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, ठीक है। तो मूवमेंट अगेंस्ट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा, बड़े बड़े प्लांटरों के द्वारा क्या किया जाता था, अंग्रेजों प्लांटरों के द्वारा और जमींदारों के द्वारा जो छोटे छोटे किसान रहते थे उनको जमीन दिया जाता था, जिसको बोला जाता था टेनेंसी लैंड। और उस टेनेंसी लैंड में वो लोग क्या बोलते थे कि मतलब जितना उनको जो भी उगवाना होता था, जो भी उनको प्रोड्यूस करवाना होता था, वो लोग अपने हिसाब से करवाते थे, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं, कॉजेज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज थे जिसके कारण जो किसान थे वो इंडिगो को अपने खेत में उगाना नहीं चाहते थे। और भाई इंडिगो का मांग क्यों था वर्ल्ड मार्केट में, क्या इंपॉर्टेंस था, क्यों इतना हल्ला हंगामा हो गया, ये हम लोग देख लेंगे। थोड़ा हम लोग क्या देख लेंगे कि किस तरह से जब गांधी जी इस मैटर में हस्तक्षेप करते हैं, इंटरवीन करते हैं, तो किस प्रकार से चेंजेस आती है। तो ये 3 चीज हम लोग अब देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉजेज की बात करें। आप देखिएगा ना, इंडिगो का कहानी आप थोड़ा पीछे चलिए तो 1859 में चलिए आप, नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। तो 1859 में नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में होता ये है कि वहाँ भी इंडिगो जिनको उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिन किसानों को उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, वो भी क्या करते हैं, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। और वहाँ उनको न्याय मिलता है। और वहाँ से जो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर्स या जमींदार वगैरह जिनको इंडिगो से फायदा हो रहा था, वहाँ उनकी हार हो जाती है। तो जब उनकी हार होती है तो ये लोग किधर शिफ्ट करते हैं, तो बिहार की तरफ शिफ्ट करते हैं। और बिहार आके ये लोग क्या करते हैं कि इंडिगो उगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं, ठीक है। और आप देखिएगा कि एक समय बीच में ऐसा आता है कि जर्मनी जो था वो क्या किया था कि खास करके आर्टिफिशियल जो डाई था जिससे इंडिगो से रंग बनता था, तो आर्टिफिशियल सिस्टम वो लोग अपने यहाँ डेवलप कर चुके थे और आर्टिफिशियल डाई बनाने का व्यवस्था वो लोग कर चुके थे। कौन, जर्मन, मतलब जर्मनी। तो कुछ दिनों के लिए ये रुकता है, लेकिन जब ये रुकता है तो जब ये रुका तो क्या किया गया कि जो जिनको टेनेंसी लैंड दिया गया था, ठीक है, किराए पे जमीन दिया गया था, उन पे क्या बढ़ा दिया गया, कर बढ़ा दिया गया, मतलब टैक्स बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर क्या होता है, 1914 से 1918 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। और जब ये वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो आप देखिएगा कि जर्मनी लड़ रही थी, जर्मनी भी वर्ल्ड वार में भाग ली हुई थी। तो ये जो जर्मनी का डाई
बिल्कुल वर्ल्ड मार्केट में फैल रहा था, बढ़ रहा था। अब भारत में जो इंडिगो प्लांटर्स थे, इंडिगो जो उगा रहे थे, वो डाउन चला गया था। लेकिन वर्ल्ड वार में जर्मनी जब भाग लेता है तो जो डाई वो उगा रहा था वो क्या होता है, डाउन चला जाता है। और एक बार फिर क्या होता है कि भारत के इंडिगो का मांग उठ जाता है। ठीक है, तो जब ये मांग उठता है तब क्या होता है, लोगों को फिर से मजबूर किया जाता है कि आप इंडिगो ही उगाइए। तो ये पूरी कहानी थी जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये जब दिमाग में होगा तो आप जाके आंसर ठीक ढंग से, अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। ठीक है, कॉजेज का बात किया जाए तो कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो, तो क्या किया जाता, फार्मर लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि आपको इंडिगो उगाना ही उगाना है। कितने में, 20 कट्ठा में, 3 कट्ठे में इंडिगो उगाना है। अंडर सिस्टम ऑफ 3 कठिया, 3 कठिया सिस्टम इसको बोला जाता था, मतलब 3/20। ठीक है, मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे, मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है ना, तो 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठे क्या करना है, इंडिगो उगाना। फोर्स टू सोल्ड इट एट लोअर प्राइस, अरे उगवाते तो थे ही वो लोग, प्लस में ये भी बोलते थे कि इसको लोअर प्राइस पर बेचो, कम प्राइस पर बेचो। मतलब उगाते थे कौन, किसान, पैसा किनका लगता था उगाने में, किसान का। लेकिन रेट कौन तय करते थे, तो कौन करते थे, तो यूरोपियन प्लांटर्स तय करते थे। रेट कौन तय कर रहा है, यूरोपियन प्लांटर्स। खरीद रहे हैं किससे, किसान से। कि अगर जो हम कोई चीज उगा, आज भी आप देखिए जो किसान है वो कितने मजबूर हैं कि धान, गेहूं या इस प्रकार की जो भी चीजें वो लोग उगाते हैं, वो चीजें जब वो उगाते हैं तो वो खुद से अपना रेट फिक्स नहीं करते हैं, उनका रेट कोई और फिक्स करता है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप किसी भी दुकान पे चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, आप कोई चीज बनाते हैं तो आप क्या, आपको जो चीज जो बनाता है उसका रेट वो फिक्स करता है। लेकिन किसान को आप देखिए कि किसान बेचारों की ये हालत है, अगर जो गेहूं बेचने जाते हैं या धान बेचने जाते हैं या चावल बेचने जाते हैं तो उनका रेट कौन फिक्स करता है, तो जो वहाँ दुकानदार बैठा हुआ रहता है या बड़ा बड़ा दुकानदार जो रहता है वो उनका रेट फिक्स करता है। जबकि रेट किनको फिक्स करना चाहिए, किसान को। एक किसान पूरा संगठन होना चाहिए जो कि बोलेगा कि इस वर्ष जो धान है या गेहूं है या चावल है वो इस रेट पे बिकना चाहिए। ठीक है, खरीदना तो मजबूरी है ही सबको, खाना तो सबको है, लेकिन यहाँ सिस्टम उल्टा चल रहा। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखिएगा, फोर्स टू सेल इट एट लोअर प्राइस, मैंने यूरोपियन प्लांटर्स बोल रहे हैं किसानों को कि हाँ हम इतने में ही आपसे क्या करेंगे, ये इंडिगो लेंगे। ठीक है, तो इनको घाटा हो जाता था, तो घाटा होगा तो बेचारा खाए पिएंगे कैसे। आगे आप देखिए, इफ दे रिफ्यूज टू ग्रो हैवी फाइन वाज इम्पोज्ड टू देम, अगर किसान ये कहते थे कि हम लोग जो है ये इंडिगो नहीं उगाएंगे तो उन पे क्या किया जाता था, हैवी फाइन, हैवी टैक्स लगा दिया जाता था, हैवी फाइन लगा दिया जाता था। तो ये सारी दिक्कतें किसानों के साथ थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, कुड नॉट गेट इनफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडिगो, तो वो बात तो सही है कि अगर यूरोपियन प्लांटर्स उसका रेट तय करेंगे तो क्या प्रॉफिट किसानों को होगा, तो बिल्कुल किसानों को प्रॉफिट नहीं होने वाला। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल ऑल्सो गेट अफेक्टेड, हाँ इंडिगो के साथ ये एक प्रॉब्लम थी कि जो फर्टिलिटी थी, जो मतलब कह सकते हैं कि जो उपजाऊ क्षमता थी मिट्टी की, वो भी क्या करती, वो भी अफेक्टेड हो जाती थी। ठीक है, उस पर भी क्या था, मतलब अफेक्टेड हो जाती थी, प्रभाव पड़ता था। तो ये जो 4-5-6 पॉइंट मैंने लिखा, अगर जो आप इसको कॉपी में सेंटेंस बना के लिखिएगा, कुछ और ऐड कीजिएगा, आप जब थोड़ा बुक पढ़िएगा तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये जो कितना है, ये 7 पॉइंट जो है आपका 1.5 पन्ने में आ जाएगा, तो बिल्कुल 1.5 पन्ने में आ जाएगा, आधे पन्ने में आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर लिखना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग में चीज़ों को रखना है, थोड़ा पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है और आंसर। ठीक, वाई इंडिगो, इंडिगो वो चीज़ें मैंने आप लोग को शायद बता दी, लेकिन फिर से मैं डिस्कस कर देता हूँ। यूज टू मेक डाई बनाने के लिए इसका यूज होता था, वही कलर वगैरह, और उस समय वर्ल्ड मार्केट में इसका मांग अच्छा खासा था। ह्यूज डिमांड इन द वर्ल्ड मार्केट। जर्मन इन्वेंटेड आर्टिफिशियल डाई, जर्मन क्या करता है, आर्टिफिशियल डाई को क्या करता है, डिस्कवर करता है, जिसके कारण से एक समय इसका मांग कम जाता है। ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वार अगेन डिमांड इंक्रीज है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लेता है, तो वहाँ जो डाई उग रही थी वो क्या होती है, नीचे चली जाती है, मतलब वही जो आर्टिफिशियल डाई डाउन हो जाता है। और फिर से क्या था, भारत का जो इंडिगो था उससे जो डाई बनने वाला था उसका मांग क्या होता है, फिर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हैं कि राजकुमार शुक्ल
संत राउत जो थे, गांधी जी को इस पूरे परिस्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में, जो खराब स्थिति थी किसानों के बारे में, इसके बारे में अवगत कराते हैं। गांधी जी स्टार्टेड विजिटिंग विलेज एंड इंक्वायर्ड अबाउट एट्रोसिटीज। मतलब गांधी जी क्या करते हैं, जब यहाँ आते हैं बिहार, तो शायद 10 अप्रैल 1917 को सबसे पहले वो बिहार आते हैं, और गांधी जी फिर विलेज बाई विलेज घूमने लगते हैं, गांव बाई गांव, खास करके चंपारण में। और वो क्या करते हैं कि जो ये एट्रोसिटीज किया जा रहा था, खास करके यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या जमींदारों के द्वारा, तो उसके खिलाफ गांधी जी आवाज़ उठाते हैं। तो गांधी जी जब आवाज़ उठाते हैं तो एक बार, थोड़ा सा ये कहानी के रूप में ही लिखा हुआ नहीं, गांधी जी कमिश्नर से मिलने जाते हैं, चंपारण के कमिश्नर से, और इसके बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन कमिश्नर क्या करता है, और गांधी जी को ही कहता है कि आप यहाँ से जल्द छोड़ के चले जाइए। ठीक है, गांधी जो व्यक्ति था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसका दिमाग जो था ना, बहुत शार्प, बहुत शार्प। आप देखिए, गांधी जब 1915 में आते हैं, तो गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसका नाम है कैसरे हिंद। तो कैसरे हिंद कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं। तो गांधी जी को गिरफ्तार करना, जिस अंग्रेज ने गांधी जी को कैसरे हिंद दिया है, और उसके बाद गांधी जी को गिरफ्तार करना, थोड़ा अंग्रेज के जो छोटे अधिकारी थे उनके लिए मुश्किल था। तो गांधी शुरुआत में जब आते हैं तो थोड़ा सा अंग्रेजों के निकट जाते हैं और उनसे कैसरे हिंद लेते हैं। उसके बाद वो आंदोलन में उतरते हैं। तो कैसरे हिंद उपाधि, साथ में जब गांधी भारत आते हैं, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। तो गांधी क्या कहते हैं लोगों को कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी ये बोलते हैं कि आप अंग्रेजों का साथ दें, आप अंग्रेजों के साथ रहें। ठीक है, तो ये जब बोलते हैं गांधी, तो यहाँ के लोगों ने गांधी को ये भी कहा कि ये भर्ती करने वाला सार्जेंट है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। MCQ में भी ध्यान में रखना है कि भर्ती करने वाले सार्जेंट किनको कहा गया, तो महात्मा गांधी को कहा गया। तो गांधी जी स्टार्टेड टू विजिटिंग विलेज, इंक्वायर्ड अबाउट द एट्रोसिटीज के बारे में, वो लोग जो भी अत्याचार अंग्रेज द्वारा किया जा रहा था, यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा किया जा रहा था, तो गांधी जी क्या करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। और फिर आगे की चीज़ें हैं, तो फिर आप देखिए, एडवर्ड अल्बर्ट गेट अपॉइंटेड अ कमिटी। तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो होता है, एक कमेटी बनाता है, जिसके सदस्य खास करके गांधी जी भी होते हैं। और उस कमेटी का काम ये होता है कि जो यूरोपियन प्लांटर्स या जमींदारों के द्वारा एट्रोसिटीज़ किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, उसके बारे में मतलब सारा कुछ चेक करना, इंक्वायरी करना, क्या है नहीं है, सारा कुछ एक कमेटी कम से कम गांधी जी यहाँ के सेटअप करवाते हैं। और वो कमेटी जो काम करती है वो पॉजिटिव, मतलब कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम ही था। वो क्या था, तो एवोलिस ऑफ 3/20, तो ये जो 3 कठिया सिस्टम चला आ रहा था बहुत दिनों से, वो एवोलिस हो जाता। तो यही एक बहुत बड़ा वरदान था। गांधी जी के आने से एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी ये डिसीजन लेती है कि 3 कठिया सिस्टम को क्या करना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। रिडक्शन ऑफ इन्हेंसमेंट रेंट, तो जो रेंट पे ज़मीन दिया करते थे जमींदार लोग या यूरोपियन प्लांटर लोग, तो क्या किया गया इस कमेटी के द्वारा कि उस रेंट को कम किया गया। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि कोई यूरोपियन प्लांटर है और हमको ज़मीन दे रहा है कि आप 1 बीघा ज़मीन ले लीजिए और आपको 50,000 रुपया 6 महीना में देना होगा, तो उस रेंट को कम किया गया, 40,000 किया गया, 35,000 किया गया, उसको कम किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, 25% रिटर्न इलीगल रिकवरी। तो जो किसानों के द्वारा